जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्हीं क्लासेज बूंदी में। आज अपन चित्रकला का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला शैली। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इससे एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, तो आपको याद करके जाना है। और आपने अगर पहला पार्ट का जो नहीं देखा है तो लेक्चर उसको जाके देखे, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में परिभाषाएं आएगी, कुछ विशेषता आएगी, कुछ शैली आएगी, तो आपको सारी याद करके जानी है। देखते हैं राजस्थानी चित्रकला के अंदर। पहले देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का स्थान और क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी इसका विकास किस किस जगह हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला का मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो कौन कौन से देश क्षेत्र में हुआ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हुआ है। अब अपन को मध्य प्रदेश की तो पढ़नी नहीं है, अपन को किसको पढ़नी है, राजस्थान की। तो राजस्थान अपन देखते हैं। तो राजस्थान यानी कि इसके राजस्थान में कौन कौन से केंद्र थे, तो इसके प्रमुख केंद्रों में मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही आदि क्या थे, शामिल थे। तो ये क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से, मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही, ये क्या थे, आदि शामिल थे। और जहां इस शैली की अलग अलग विशेषता दिखाई देती है, क्या होती है, अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है, देखने को मिलती है। यानी इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्या हुई है, चित्रकला हुई है। अब आगे बढ़े तो अपन देखते हैं इसका जो विकास हुआ कौन सा टाइम हुआ। तो इसका जो समय और विकास का था वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। किसका हुआ, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य इसकी शैली का विकास माना जाता है। अब आगे चले तो देखते हैं इसका नामकरण। और इन नामकरण से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। तो इसका नामकरण और शोध। तो आनंद कुमार सोमी कौन है, आनंद कुमार सोमी ने 1916 में, कब, 1916 में इस चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया। यार ना, कौन सी कला का नाम दिया, राजपूत कला का नाम दिया। तो ये आप सोचेगा कि सर्वप्रथम चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, आनंद कुमार सोमी। कब किया इन्होंने, 1916 में। इस चित्रकला को क्या नाम दिया इन्होंने, राजपूत चित्रकला, ताकि मुगल शैली से अलग पहचान बना सके। क्यों दिया इन्होंने, ताकि मुगल शैली से क्या बना सके, अलग। वर्तमान में इसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो नाम हो गया राजस्थानी शैली। क्या नाम हो गया, एक तो राजस्थानी शैली और दूसरा नाम हो गया मैदानी क्षेत्रों में विकसित शैली। जो किस क्षेत्र में, और दूसरा नाम क्या हो गया, पहाड़ी शैली। कौन सी होगी, पहाड़ी शैली, जो हिमालय क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पनपी थी। तो कहने वाला होता कि जो राजस्थानी शैली है ये तो मैदानी क्षेत्रों में विकसित हुई, जबकि पहाड़ी शैली किसमें हुई, उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में। तो कितने भागों में बांटा इसने, दो भागों में। कौन कौन से, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। नाम क्या दिया था इन्होंने, राजपूत चित्रकला। कब दिया, 1916 में। किसने दिया, आनंद कुमार सोमी ने। तो आपको ये पॉइंट याद करके जाने। अब आगे चले तो इसके बारे में देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इस चित्रकला की विशेषता क्या क्या है, यानी कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या है। तो अपन देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। तो राजस्थानी चित्रकला में रेखांकन, कौन सा, रेखांकन सख्त और स्पष्ट होता है। क्या होता है, सख्त और स्पष्ट होता है, मतलब बिल्कुल सही था। जिसमें चमकदार, कौन से, चमकदार और सौम्य रंगों का सुंदर समायोजन देखने को मिलता है। तो किसका प्रयोग किया था, चमकदार, यानी जो चमकदार जो रंग होते हैं या सौम्य रंग होते हैं उनका क्या गया, प्रयोग किया गया था। चित्रों में मानव आकृतियां, चित्रों में क्या बनाई थी, मानव आकृतियां, वास्तुकला, प्रकृति, पशु पक्षी, भूदृश्य आदि तत्वों क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो किसको इसमें किस किस को शामिल किया गया है, कि मानव आकृतियां, वास्तुकला, प्रकृति, पशु पक्षी और भूदृश्य को शामिल किया गया है। विभिन्न राज्यों में इसकी वर्णन विधि भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी में स्थानीय लोक परंपरा को झलक दिखाई देती है। यानी कि स्थानीय लोगों क्या दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं आसपास के वातावरण का क्या किया गया, इसमें एक तरह से चित्रकारी की गई है, यानी कि महत्व दिया गया है।
अब अपन आगे पढ़े और आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वसली क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा वसली क्या है, तो आज पूछेगा वसली पर चित्रण, वसली क्या होता है पहले अपन को ये समझना होता है। तो वसली कैसे बनाते हैं, राजस्थानी चित्र वसली नामक, कौन है, वसली नामक मोटे हस्त निर्मित कागज पर बनाए जाते हो। तो वसली क्या है, एक मोटा हस्त निर्मित क्या होता है, कागज होता है, यानी कि एक मोटा कागज होता है। वसली तैयार करने के लिए, वसली क्या करने, वसली तैयार करने के लिए पतले कागजों को गोंद की सहायता से आपस में चिपका कर क्या जाता है, मोटा, यानी कि बहुत सारे पतले पतले कागज होंगे, उनको गोंद की सहायता से क्या करेंगे, अपन चिपकाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, मोटा कर लेंगे। पहले काले व भूरे रंग का रेखांकन किया जाता है। अब पूछेगा आपसे कौन से रंग का होता है, तो पहले क्या किया जाता है, इसमें काले व भूरे रंग का रेखांकन किया जाता है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं, फिर उसमें क्या किया जाते हैं, रंग भरे जाते हैं। और यह रंग प्राकृतिक खनिजों, किससे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक खनिजों, सोना चांदी, मूल्यवान या मूल्यवान या मूल्यवान धातुएं तत्वों से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो मूल्यवान धातु है ना, उनसे क्या किया जाता है, तैयार किए जाते हैं। तो अपने बोले असली क्या होता है, तो एक मोटा हस्तनिर्मित कागज होता है। किसे बनाते हैं, तो पतले पतले कागजों को एक साथ जोड़कर, किसे जोड़ते हैं, गोंद से। रंग कौन सा किया जाता है इसमें, पहले काला और भूरा, फिर इसमें प्राकृतिक खनिज होगा और चांदी सोने का और मूल्यवान जो तत्व है उनको भरा जाता है। तो आप वसली समझ गए होंगे, समझ गए वसली को। तो वसली अपन समझ गए, वसली क्या होता है, एक तरह से मोटा कागज होता है। क्या होता है, मोटा कागज। आगे चले, अब इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए गए। देखो राजस्थानी चित्रों में, कौन से, राजस्थानी चित्रों में ब्रश, जो ब्रश होता है ना, ब्रश, वो ऊंट या गिलहरी के बालों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, ऊंट या गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते हैं, ऊंट या गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे, जिसमें बारीक रेखाएं खींची जाती, जिसमें क्या की जाती थी, बारीक रेखाएं खींची जा सके। चित्र पूर्ण होने वाला, पूरा होने के बाद आखिर पत्थर से घिसा जाता है। अब पूछा क्या, किससे पत्थर से घिसा जाता था, आखिर पत्थर से घिसा जाता था, जिससे चमकदार और परिष्कृत रूप मिल जाता, मतलब बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता था। तो ब्रश किससे बनते थे, ऊंट और गिलहरी के बालों से। फिर इसको बारीक बारीक रेखाएं खींचते थे। फिर चित्र पूरा होने के बाद कौन सा पत्र का यूज किया जाता है, आकेट पत्र का यूज किया जाता था, यानी प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या बढ़ेगी, चमकदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो चमकदार हो जाएगा। अब आगे चले, अब देखो इसमें सामूहिक कार्य कैसे होता है, तो अपने भी समझना है सामूहिक कार्य किसमें, राजस्थानी चित्रकला के अंदर सामूहिक कार्य कैसे हुआ, तो सामूहिक कार्य, चित्र बनाने की प्रक्रिया कई कलाकारों ने मिलकर कार्य करते थे। इसमें क्या है कि बहुत सारे कलाकार एक जगह पर, मतलब एक तरह से बैठ के और क्या करते थे, कलाकारी करते थे। चित्र बनाने की प्रक्रिया में कई कलाकार एक जगह मिलकर क्या करते थे, कार्य। प्रधान कलाकार रेखांकन करता था, प्रधान जो मुख्य कलाकार था क्या करता था, रेखांकन करता था और चित्रों को अंतिम रूप देता था। क्या देता था, चित्रों को अंतिम रूप देता था, यानी कि रेखाएं बनाए और चित्रों को लास्ट में चेप कौन करेगा, प्रधान। और अन्य कलाकार क्या करते थे, रंग भरने का कार्य, आकृति बनाने का कार्य और पशु पक्षियों जैसे विवरण जोड़ने का कार्य करते थे। तो अन्य कलाकारों का काम क्या हो गया, रंग बनना, आकृति बनाना, पक्षी जैसे विवरण को जोड़ने का कार्य किया जाता था। साथ ही एक सुलेखक भी होता था। क्या होता था, सुलेखक मतलब लिखने वाला भी होता था, जो चित्रों के नीचे श्लोक या पदों को सुंदर लेखन में लिखता था। क्या करता था, सुंदर लेखन में लिखता था। तो एक चित्रों में हम बोल सकते हैं, एक तो था प्रधान कलाकार और एक होता था अन्य कलाकार। प्रधान कलाकार का तो काम क्या था कि रेखांकन बनाओ, चित्र बनाओ उनके ऊपर और सिर्फ उनको दे दो अन्य कलाकारों को। वो क्या करेंगे, रंग भरेंगे, आकृतियां बनाएंगे, पशु पक्षियों का चित्रों को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद अगर कुछ लिखाना तो क्या होता था, सुलेखक, जो क्या करता था, चित्रों के नीचे श्लोक और पदों का क्या करता था, सुंदर वर्णन करता था, यानी कि उसको लिखता था। यह आपको याद होना चाहिए। अभी है देखो, अपन पूरी विशेषता इसकी पढ़ ली, कौन सी, राजस्थानी चित्रकला की अपन विशेषताएं। आगे मतलब राजस्थानी चित्रकला के अंदर पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के अंदर जो भक्ति आंदोलन और कर्षण उपासन चले, वो किस तरह चले और किस तरह से नहीं चले, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे महत्व दिया गया, कैसे नहीं दिया गया, तो अपन इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं आगे कि इसके अंदर जो आंदोलन चले, इस आंदोलन के बारे में अपन देखते हैं, यानी कि चित्रकला के विषय में एक समीक्षा अपन याद जोड़ सकते हैं इस बात को। तो देखते हैं, तो कौन सा देखेंगे, भक्ति आंदोलन या कृष्ण उपासना, कौन सा देखेंगे, भक्ति आंदोलन या कृष्ण उपासना। अब देखो इसमें किस किस से बने,
तो 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से जुड़ा वैष्णव भक्ति आंदोलन पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत के व्यापक रूप से फैल चुका था। यानी कि आप सोचेगा कि कौन सा आंदोलन था, वैष्णव भक्ति आंदोलन, किससे संबंधित है, राम और कृष्ण से। कौन सी शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, मध्य भारत में क्या होता है, व्यापक रूप से फैला गया था। इस दौर में कृष्ण केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में पूजे जाते थे। कैसे पूजे जाते थे, आदर्श प्रेमी के रूप में पूजे जाते थे। कहने का मतलब था भगवान रूप में नहीं पूजते थे, कैसे रूप में पूजते थे, आदर्श प्रेमी के रूप में पूजते थे। राधा कृष्ण की भक्ति में प्रेम और रहस्यवाद सुंदर गहन मेल देखने को मिलता है। तो इसमें किसका चित्र मिलता है मुझे ज्यादातर, राधा कृष्ण की भक्ति में प्रेम और रहस्यवाद सुंदर और गहन मेल का देखने को चित्र मिलता है, जो चित्रकला में स्पष्ट रूप से झलकता है। चित्रकला में क्या करता है, स्पष्ट रूप से झलकता है। तो अपन बोल सकते हैं इसमें ज्यादा महत्व किसको दिया गया था, तो भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा महत्व दिया गया था। अपन आगे चले, तो आपको समझ आ गया भक्ति आंदोलन और कृष्ण आंदोलन क्या है। अपन अब आगे देखते हैं और इससे संबंधित जो प्रमुख जो रचनाएं हुई है उन रचनाओं के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। जो पहली रचनाएं भक्ति आंदोलन से संबंधित जो रचनाएं हुई है अपन उनके अध्ययन करते हैं। तो पहली रचना है उसका नाम है गीत गोविंद। कौन सा है, गीत गोविंद। जो इसके रचयिता कौन है, जयदेव। कौन है, जयदेव। गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में की गई। कौन शताब्दी में हुई, 12वीं शताब्दी में की गई कवि जयदेव के द्वारा। कौन से द्वारा, कवि जयदेव। तो आपसे पूछेगा गीत गोविंद की रचना कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हुई। किसके द्वारा की गई, कवि जयदेव द्वारा। जो बंगाल के राजा, कौन के राजा, बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन। कौन थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके थे, बंगाल राजा लक्ष्मण सेन के क्या थे, दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो आपसे भाषा भी पूछ सकता है। इसकी विशेषता क्या है, ये विशेषता आप याद रखना है। इसमें राधा कृष्ण को प्रेम को केवल सांसारिक रूप से नहीं, किस रूप से, सांसारिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, किस रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो आप सोचेगा कि राधा और कृष्ण को केवल सांसारिक रूप से नहीं आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किसकी रचना में किया गया, तो कौन से है, गीत गोविंद। चित्रों में आत्मा किसको बताया, राधा को। परमात्मा किसको बताया, कृष्ण के मिलन का सुंदर चित्रण मिलता है। क्या मिलता है अपन को, सुंदर चित्रण मिलता है। तो अपन समझे कि गीत गोविंद की जो रचयिता है कौन है, जयदेव। कहाँ के दरबारी कवि थे, बंगाल के। किसके थे, राजा लक्ष्मण के। कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। किसी विशेषता इसकी, तो राधा कृष्ण को कौन से सांसारिक रूप से न दर्शाकर कैसे दर्शाया, आध्यात्मिक रूप से दर्शाया है। अब आगे चले और दूसरा अपन ग्रंथ देखते हैं। उस ग्रंथ का नाम है रस मंजरी। क्या नाम है, रस मंजरी। इस रस मंजरी के बारे में अपन देखते हैं। और रस मंजरी के जो लेखक है उसका नाम है भानुदत्त। कौन है, भानुदत्त। तो अपन देखते रस मंजरी यानी कि रसिक प्रिया, अपन बोलते हैं इसका दो नाम क्या है, रसिक प्रिया की रचना 14वीं शताब्दी में, किसमें, 14वीं शताब्दी में भानुदत्त कौन किसके द्वारा की गई, भानुदत्त द्वारा की गई। जो नामक बिहार में एक ब्राह्मण के द्वारा की गई। यानी कि किसमें थे, बिहार के क्या थे, ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण। इसका अर्थ होता है, यानी कि रस मंजरी का यहाँ पर रस प्रिया का अर्थ होता है आनंद का गुलदस्ता। शब्द क्या है ना, क्या अर्थ होता है इसका, आनंद का गुलदस्ता। अर्थ क्या हुआ इसका, आनंद का गुलदस्ता। इस ग्रंथ में विभिन्न रसों का वर्णन किया गया है। यानी कि विभिन्न रसों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। साथ ही में नायक नायिका की उम्र शारीरिक और भाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो और क्या किया गया इसमें, नायक और नायिका की क्या उम्र और शरीर और भाव के आधार पर क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। मतलब अलग अलग भाव दर्शाए गए हैं। यद्यपि ग्रंथ में कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है, कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है, फिर भी चित्रकारों ने इसमें कृष्ण की आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि इसमें वर्णन कृष्ण जी का है पर नाम नहीं है। तो आप सोचेगा रस मंजरी और रसिक प्रिया के जो लेखक है वो कौन है, अपन बोलते चित्रकार कौन है, तो भानुदत्त। कौन शताब्दी का है, 14वीं शताब्दी का।
इसका अर्थ क्या होता है? आनंद का गुलदस्ता। इस शब्द का अवग्रहण ना कौन सा क्या होता है इसका अर्थ? आनंद का गुलदस्ता। कहाँ के थे? बिहार के। इसमें क्या किया गया है? विभिन्न रसों का क्या गया है? वर्णन किया गया है। और क्या किया गया है इसमें? नायक और नायिका की उम्र, शरीर और भाव के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। पर इसमें भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ क्या है उसकी विशेषता है, उनका चरित्र बताया गया है, मतलब उनके बारे में चित्र बनाया गया है। अब अपन देखते हैं एक और जो चित्र है उसका नाम है रसिक प्रिया। तो ऊपर का आपको रस मंजरी ज्यादा याद रख के जाना है, ठीक है। उसमें भाई मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आपको याद होना चाहिए। देखो अब कौन सा गया? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो जिसके लेखक है केशव दास। कौन है? केशव दास। देखो रसिक प्रिया एक प्रसिद्ध रचना है जो 1591 में केशव दास ने ब्रजभाषा में की थी। तो केशव दास ने कौन सी भाषा प्रयोग किया? ब्रजभाषा में। कब की गई? 1591 में। तो आपको इसके लेखक से, इसके मतलब चित्रकार आपको ढंग से याद करके जाने। वे ओरछा के राजा, कहाँ के राजा? ओरछा के राजा मधुकर शाह। क्या नाम है उसका? मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। कहाँ के राजा थे? ओरछा के राजा मधु शाह के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं जैसे मिलन, वियोग, ईर्ष्या, रूठना, मनाना आदि का सुंदर चित्रण किया गया। आदि का क्या गया है? सुंदर चित्रण किया गया है। तो किस किसका क्या? मिलन, वियोग, ईर्ष्या, रूठना, मनाना आदि क्या गया है? सुंदर चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के साथ साथ भावनाएं, मनोभाव अत्यंत प्रभावशाली चित्र से ढंग से चित्रित किए गए। तो राधा कृष्ण के किस किसके प्रेम प्रसंगों के माध्यम से भावनाएं, मनोभाव अत्यंत प्रभावशाली चित्रित किए गए हैं। यानी कि किसमें बताया गया? भगवान श्री कृष्ण के और राधा का क्या बनाया गया? चित्र बताया गया है। तो अपन को याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। उसका नाम है कवि प्रिया। कौन सी रचना है अगली? कवि प्रिया। तो अपन कवि प्रिया की रचयिता कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास। रसिक प्रिया के देखो इसमें, रसिक प्रिया में राय परवीन जो एक प्रसिद्ध नर्तकिनी थी, यानी नर्तकी थी, के सम्मान में एक सुंदर प्रेम कथा प्रस्तुत की गई है। एक प्रेम कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें एक विशेष अध्याय है। इसमें क्या है? विशेष अध्याय है जो कौन सा है? 12 मासा। कौन सा है? 12 मासा। तो रसिक प्रिया में जो राय प्रवीण है जो एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, मतलब नृत्य करने वाले के सम्मान में, उन्होंने उनके सम्मान के लिए अपन क्या बनाए? एक सुंदर कथा प्रस्तुत की गई। इसमें क्या गया? एक सुंदर कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें से एक विशेष अध्याय, इसमें से क्या है? एक अध्याय लिया गया, उसका नाम क्या है? 12 मासा, जिसमें वर्ष में 12 महीने के मौसम जीवन के विभिन्न भावों और त्योहारों का भावात्मक और सांस्कृतिक वर्णन किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? भावात्मक और सांस्कृतिक वर्णन किया गया है। अब उनको याद करके जाना है। तो इसमें कौन सा एक अध्याय? उसका नाम है 12 मासा। इसमें क्या बताया कि 12 महीने की गणनाएं बताई गई हैं। अब आगे चले और आगे देखते हैं कौन सा है। तो उसका नाम है बिहारी सतसई। कौन सी रचना अगली? बिहारी सतसई। और इसके जो रचयिता कौन है? उसका नाम क्या है? बिहारी लाल। क्या नाम है? बिहारी लाल। तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। बिहारी सतसई की रचना लगभग 1667 में हुई थी। कब हुई थी? 1667 में हुई थी। और इसके रचयिता बिहारी लाल जो जयपुर दरबार में कार्यरत थे, यानी कि जयपुर दरबार में क्या करते थे? कार्य करते थे। तो बिहारी लाल कहाँ क्या करते थे? जयपुर में। इसमें 700 दोहे, और 700 दोहे जिसको बोलते हैं सतसई। क्या बोलते हैं? सतसई बोलते हैं। तो इसमें कितने दोहे? 700 दोहे जो सुक्ति, नीति, चतुर्व्यंग्य से भरपूर है। यानी किस किस से भरपूर है? सुक्ति, नीति, चतुर्व्यंग्य से क्या है? भरपूर है। इस ग्रंथ में मुख्यतः चित्रण मेवाड़, किसका? मेवाड़ और पहाड़ी शैली में किए गए हैं। मेवाड़ और पहाड़ी शैली में किए गए हैं, जिसमें भावनाओं और प्रतीकों को सुंदरता से दर्शाया गया है। किसको? भावनाओं को और प्रतीकों को क्या दर्शाया गया है? सुंदरता से दर्शाया गया है। अब अपन आगे चले और आगे देखते कौन सी। तो उसका नाम है रागमाला, यानी कि रागमाला चित्रण है। आगे कौन सी है? रागमाला चित्रण। तो अपन देखते रागमाला चित्रण। राजस्थानी चित्रकला में रागों और
रागिनियों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। किस माध्यम से दर्शाया गया है? रागों और रागिनियों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला में रागों और रागिनियों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें संगीत को दृश्यमान यानी कि दृश्य रूप में देने की कला को कहा जाता है। यानी कि जिसे संगीत को दृश्य रूप में कला कहा जाता है। यानी संगीत को अगर अपन दृश्य बना देते तो क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। इन चित्रों में संगीत के भाव, समय और वातावरण के रंग और आकृतियों के माध्यम से जीवित किया गया है। किसके माध्यम से किया गया है? जीवित किया गया है। तो अब अगर अपन किसी संगीत को कला के रूप में दर्शा दें तो उसे क्या कहता है? चित्रकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला कहता है। तो राजस्थान चित्रकला में किसको? राग रागिनियों को क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए हैं। और उसमें संगीत को किस रूप में? कला के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में? कला के रूप में दर्शाया गया है। और इसमें किसके? संगीत के भाव, समय और वातावरण के क्या रंगों का क्या कहता है? आकृति माध्यम से जीवित, यानी उनको क्या कहता है? जीवित प्रदान की। अब अपन आगे देखते हैं कि अन्य जो साहित्यिक रचनाएं उनके बारे में अपन देखते हैं। अन्य साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखते हैं अन्य साहित्यिक रचनाएं के चित्रण। तो राजस्थानी चित्रकला में अनेक प्रसिद्ध प्रेम कथाएं जैसे डोला मारू, कौन सी है? डोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावृत, चोर पंचशिका और लोहर चंदा चित्रों को किया गया है। मतलब अन्य रचनाएं भी की गई है। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, कौन से? धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों को भी चित्र किया गया, जिसमें भक्ति, नायक नायिका भाव और सांस्कृतिक तत्वों का सुंदर समायोजन देखने को मिलता है। यानी कि उनके अलावे अन्य चित्र बनाए गए जिसमें अपन बता प्रेम कथा पर आधार कौन कौन से थे? डोला मारता, सोनी महिवाल था, मृगावृत था, चोर पंचाशिका था और लोहर चंदा था। और धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से थे? रामायण थे, भागवत पुराण थे, महाभारत थे, देवी महात्म्य। ये ग्रंथ किस पे आधारित है? धार्मिक आधार। और इसमें देखे जिसमें भक्ति नायक नायिका के भाव, सांस्कृतिक तत्वों को सुंदर संयोजन किया गया है। ये क्या होगी? राजस्थान चित्रकला क्या हो गई? विशेषता। आगे चले अपन और इसमें देखते हो राजसी दरबार कैसे कैसा था, मतलब जो राजा के पास दरबार में उसका चित्रण किस प्रकार मिला है। तो राजसी और लोक जीवन का चित्रण क्या है? तो इसमें दरबार दृश्य क्या बताए गए? दरबार दृश्य बताए गए, युद्ध बताए गए, उत्सव बताए गए, शिकार, संगीत, नृत्य, शादी समारोह, राजाओं की छवियां, शहरी जीवन, पशु पक्षी आदि क्या गया है? चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे अपन बताया किस किस का चित्रण किया गया और कैसे कैसे किया गया है। अब आगे चले और अपन आगे पढ़ते हैं कौन सी? मालवा चित्रकला। कौन सी पढ़ते हैं? मालवा चित्रकला अपन पढ़ते हैं। तो कौन से आ गया अब नई चित्रकला अपने पास? मालवा चित्रकला। कौन से आ गई? मालवा चित्रकला। ये आपको ढंग से याद करके जाने। मालवा चित्रकला का 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य, यानी कौन से मध्य कब उत्पत्ति मानी जाती है इसकी? 16वीं से शताब्दी के मध्य भारत में। कब? मध्य भारत के मांडू स्थान याद रखना इसके। मांडू, नुसरतगढ़ और नरसिंग। कौन से स्थान है? 3 याद रखो। मांडू, नुसरतगढ़ और नरसिंग क्षेत्रों में क्या हुई? विकास हुआ। तो 3 क्षेत्रों में मांडू, नुसरतगढ़ और नरसिंग क्षेत्रों में विकसित हुई। इसका विकास जैन पांडुलिपियों से लेकर किसे? जैन पांडु जो अपन पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। जैन पांडुलिपि की परंपरा से होकर चोर पंचशिका या चोर पंचाशिका तक पहुंचा है। तो कहां से कहां तक माना जाता है इसका विकास? अपन मानते हैं तो जैन पांडुलिपि जहाँ जैन धर्म से है और वहां कहां से पहुंचा? चोर पंचशिका, वहां तक क्या हुआ है इसका। इसकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? यानी कि मालवा शैली की प्रमुख कृतियां मतलब प्रमुख रचनाएं कौन सी? अमृत शतक। कौन सी? पहली अमृत शतक और दूसरे माधुदास द्वारा रचित राग मेघा। कौन सी है? मेघा राग, यहाँ इसे बोलते हैं राग मेघा, मेघा राग बोल सकते हो। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी है? अमृत शतक और कौन सी है? मेघा राग। अमृत शतक कब रचना की गई थी इसकी? 1652 में। और जबकि मेघा राग कब की गई? 1680 में। आगे देखते हैं यह शैली द्विआयामी। कौन सी? द्विआयामी यानी क्या हो गई? विशेषता। द्विआयामी, सपाट, स्वदेशी और सादी चित्रण के लिए जानी जाती है।
किसके लिए? द्विआयामी, सपाट, स्वदेशी और सादा चित्रण के लिए क्या जानी जाती है। अब आगे चले अपन और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है आगे। तो देखते हैं अपन आगे और देखते हैं कि देखो आगे इसमें अपन देख रहे हैं जिसमें शाही संरक्षण का अभाव है, यानी कि इसमें मुगलों का प्रभाव कम दिखाई देता है, यानी शाही संरक्षण का क्या है? अभाव है। इसमें रामायण, भागवत, रसिक प्रिया, रागमाला, बारहमासा इसके प्रमुख विषय हैं। क्या है? कौन कौन किस किसके प्रमुख विषय इसमें? रामायण, भागवत, रसिक प्रिया, रागमाला, बारहमासा इसके क्या है? प्रमुख विषय। अभी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दतिया मेल। कौन सा? दतिया मेल। दतिया मेल में इस चित्रों क्या गया है? संग्रहित किया गया है। तो आज पूछेगा मालवा शैली में कौन सी जगह चित्रों को संग्रहित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? दतिया महल। कौन सा महल है? दतिया महल, जिसमें कुछ पर मुगल प्रभाव भी देखा जा सकता है। जिसमें कुछ चित्रों में क्या देख सकता है अपने? मुगल प्रभाव भी देखा जा सकता है। संभवतः ये घूमतू कलाकार किसके द्वारा? घूमतू कलाकारों द्वारा जन सामान्य की रुचि में, जन सामान्य की रुचि के अनुरूप बनाए गए थे। यानी कि जन सामान्य जो घूमतू कलाकार है ना, घूमते रहते, वो क्या है? जन सामान्य जो वहां के आसपास की जन सामान्य उनके रूप में बनाए गए थे। जो लोक परंपरा और सरल चित्रण के लिए माध्यम से धार्मिक और काव्यात्मक विषय के रूप में दर्शाए गए थे। तो लोगों की परंपरा दिखाई गई, उसमें सरल चित्रण बताया गया है। अब आप आगे चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा कौन सी? मालवा शैली। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसका नाम है मेवाड़ चित्रकला। कौन सी आगे? नहीं, मेवाड़ चित्रकला। कौन सी आई? मेवाड़ चित्रकला। देखो राजस्थान में समृद्ध चित्रकला की परंपरा मेवाड़ के एक प्रमुख और प्राथमिक केंद्र माना जाता है। यानी मेवाड़ के अंदर ही माना जाता है कि सबसे पहले चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? मेवाड़ से ही हुआ था। किस कला का? राजस्थानी चित्रकला का। तो आप सोचेगा राजस्थानी की चित्रकला की समृद्ध चित्रकला का परंपरा में मेवाड़ को एक प्रमुख और प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से चित्रकला यानी चित्रशैली विकसित हुई है। अब देखो याद रखना ये पॉइंट, यहाँ से कौन सी चित्रकला शैली विकसित हुई है? उसमें न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको काज पहचान दी है। यानी कि इनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहला कार्य किसने किया? मेवाड़ चित्र। और मेवाड़ के अंदर अपन देखें तो कौन सा क्षेत्र आता है वर्तमान में? उदयपुर वाले क्षेत्र आते हैं। अब देखते हैं, देखो मेवाड़ के अंदर कब विकसित हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, अपन देखते हैं। 17वीं शताब्दी से पहले, 17वीं शताब्दी से पहले मेवाड़ एक स्पष्ट और स्वदेशी चित्रकला के रूप में देखने को मिलती थी। यानी कि 17वीं शताब्दी से पहले जो अपने मेवाड़ के अंदर एक स्पष्ट और स्वदेशी चित्रकला शैली देखने को मिलती थी। यह शैली कर्ण सिंह के मुगल दरबार से संपर्क के बाद अधिक परिष्कृत हुई। मतलब कर्ण सिंह ने क्या करी? मुगल दरबार में गए, मुगल मतलब अपने के बोल सकते हैं अपने से मुस्लिम, जो मुस्लिम होते ना उनका प्रभाव पड़ा इसमें। तो देखो यह शैली कर्ण सिंह के मुगल दरबार के संपर्क के बाद अधिक परिष्कृत हुई, लेकिन मुगलों के साथ युद्ध को चलते प्रारंभिक चित्रों में बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे किससे? मुगलों से। तो इसमें मुगल प्रभाव भी दिखाई देता है और चित्रों क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनके द्वारा चित्रों को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करके जाना है। रागमाला से शुरुआत, यानी कि अपन बोल सकते हैं मेवाड़ के अंदर चित्र कौन सा था? रागमाला से शुरुआत कब हुआ? 1605। मेवाड़ की चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शुरुआत निशारदीन, कौन कलाकार है? निशारदीन द्वारा चुनार, कौन सा स्थान है? चुनार में बनाए गए रागमाला चित्रों से मानी जाती है। तो आप सोचेगा रागमाला का चित्रण किसने किया? निशारदीन ने। कब किया गया? 1605 में। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। इन चित्रों के आखिरी पन्नों पर लिखी गई जानकारी से इनके सौंदर्य और समय की पुष्टि भी की जा सकती है। यानी इन चित्रों की जो आखिरी पन्ना होता है, लास्ट वाले पन्ना, उसमें क्या लिखते हैं? जानकारी लिखते थे। क्या लिखते थे? जानकारी लिखते थे। और इनके सौंदर्य और समय, यानी कि इनके बाद क्या लिखे थे? इनके समय भी देखा जा सकता है। तो इसका समय कब है? 1605 में। इसके कलाकार कौन है? मतलब बनाने वाले कौन है? निशारदीन। संबंधित कहाँ से? मेवाड़ से। कौन से स्थान से बनाई थी? चुनार। याद रखना आपको, कौन सा स्थान है? चुनार। तो आप सोचा मेवाड़ से लिखा प्रथम या प्रमुख जो अपना चित्र है वो कौन सा है? रागमाला। कौन सा है? रागमाला। अब इसके बाद और कलाकार आए,
और कलाकारों के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, और नाम आपको याद होना चाहिए। एक है साहिबदीन, कौन है? साहिबदीन। दूसरे है मनोहर, ये भी कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला से ही संबंधित है। अब देखो यहाँ के राजा कौन थे, तो देखो राजा जगत सिंह, कौन है? राजा जगत सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्रकला का नया आयाम मिले, यानी कि चित्रकला का विकास हुआ, यानी नए व्यक्ति लाए गए। कौन थे? जगत सिंह। कहाँ के? मेवाड़ के। इस दौर में दो महान चित्रकार, दोनों महान चित्रकार नाम है ना, और राजा का नाम है, राजा का नाम क्या है? जगत सिंह। दो महान चित्रकार जिनका नाम है साहिबदीन और मनोहर। कौन है? साहिबदीन और मनोहर ने कला को जीवंत बना दिया, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा चित्र किए। किसके द्वारा किए गए? साहिबदीन और मनोहर द्वारा। साहिबदीन ने, किसने? साहिबदीन ने रागमाला, कौन सा चित्र बनाया? रागमाला, यार ना सारे चित्र, रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण का युद्ध कांड, इनके क्या किए? चित्र के। तो साहिबदीन ने किस किस के चित्रण किए अपने मेवाड़ के अंदर? रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण के युद्ध कांड। किसका क्या? रामायण का युद्ध कांड के चित्रण किए। किसके काल में किए? तो जगत सिंह के। किसके काल में किए? जगत सिंह के काल में किए। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं किसमें, तो अपने देखो, उन्होंने युद्ध के भयावह दृश्यों को भी दर्शाया है, यानी जो युद्ध हुए थे उनको भी क्या करा है? दर्शाने का कार्य क्या है? तिरक रेखाएं, कौन सी रेखाएं? तिरक रेखाएं प्रक्षेपित का उपयोग क्या है, मतलब कौन सी तिरछी रेखाओं का प्रयोग क्या है? वही मनोहर, यानी कि एक कलाकार कौन थे? मनोहर। मनोहर ने रामायण का बाल कांड का चित्रण किया है। तो आप कह रहे हैं ना युद्ध कांड किसने किया? साहिबदीन ने। जग मनोहर ने किसे किया? बाल कांड का। तो मनोहर ने रामायण का बाल कांड का चित्रण किया गया है। इन दोनों कलाकारों की एक विशेष खास विशेषता थी, यानी कि एक खास विशेषता थी, उन्होंने एक ही चित्र में कई कथाएं, मतलब एक ही चित्र में बहुत सारी कथाएं, एक ही कथा में कई दृश्य देखने की तकनीक, तकनीक तकनीक मतलब बहुत तकनीक बनाई, मतलब एक ही चित्रों में सारा वर्णन कर दिया इन्होंने तकनीक, जिससे चित्र अधिक जीवंत और कथ्यात्मक बन गए। यानी कि उन्हें एक चित्र में बहुत सारे चित्रों का महत्व दिया गया है। तो याद रखना, साहिबदीन और मनोहर, साहिबदीन और मनोहर, इनके द्वारा बनाए गए चित्र, इनके चित्रों का महत्व, कैसे चित्र बनाया और कौन कौन से चित्र, ये आपको याद करके जाने कहाँ संबंधित है कहाँ से संबंधित नहीं है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते अन्य ग्रंथ। कौन से देखते हैं? अन्य ग्रंथ किसमें? मेवाड़ के अंदर ही। तो अन्य ग्रंथ कौन कौन से है? तो अपन अन्य ग्रंथ तुम देखते हैं तो कौन सा है? इसके बाद हरिवंश, शूरसागर, बिहारी सस्सई जैसे साहित्यिक रचना के चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब इसके अलावा कौन कौन से बने? तो हरिवंश बना, शूरसागर बना, बिहारी सस्सई जैसे साहित्यिक ग्रंथों को भी चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह काम चित्रकार जगन्नाथ ने किया था। अब ये कौन है? जगन्नाथ, यार नहीं है जगन्नाथ, कौन सा है? जगन्नाथ, आप जगन्नाथ बोल सकते हो। जगन्नाथ ने किया था, जो मेवाड़ के विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इसमें यार ना आप हरिवंश, सूरसागर और बिहारी साहित्य के जो चित्रकार है उसका नाम है क्या है? तो क्या नाम है? जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ, याद जाएगा आपको। तो आपसे मेवाड़ से संबंधित आपको याद हो गया। अब आया मोस्ट, ये आपको याद करके जाना है। मोस्ट, मोस्टली है, कौन सी है? तो ना द्वारा और श्री नाथ की जो पिछवाई चित्रकला है, ये आपको याद करने जाने। देखो 17वीं शताब्दी के अंत में, किसमें? 17वीं शताब्दी के अंत में ना द्वारा, जो अभी वर्तमान के कहाँ पड़ता है? उदयपुर के पास, जो वर्तमान में अगर अपन देखें तो राजसमंद में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। एक धार्मिक चित्रकला का केंद्र था, एक धार्मिक चित्रकला का केंद्र था। और किससे संबंधित किया था? तो अपन वैष्णव धर्म से। कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंधित था। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या किया गया? चित्रण किया गया है। यहाँ श्रीनाथ जी, कौन है? भगवान श्री कृष्ण ना, श्रीनाथ जी के विशाल चित्र कपड़ों पर बनाए जाते थे, जिसे क्या कहते हैं? पिछवाया कहा जाता है। तो पिछवाया क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े चित्र होते हैं, अच्छे चित्र होते हैं, उनके जो चित्र बनाए गए कहाँ पे? कपड़ों पर, उसे क्या कहा जाता है? पिछवाया कहा जाता है। तो आप सोचेगा पिछवाया क्या है? तो आप बताना आपको कि जो भगवान श्री नाथ जी के या भगवान श्री कृष्ण के कपड़ों पर जो बनाए जाते हैं जो चित्र है, वो क्या कहलाती है? पिछवाया कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ना द्वारा। और ना द्वारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो राजसमंद पड़ता है जिला। तो पर आपको पता होना चाहिए राजसमंद के, यानी कि उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ पड़ते हैं इसलिए इसको याद रखना आपको। आगे चले अपन और देखते 18वीं शताब्दी के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष है वो भी अपन को देख के चलना है। तो देखो 18वीं शताब्दी में दरबारी जीवन कैसा था मेवाड़ का? दरबारी जीवन कैसा था और उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता कैसी थी? तो समय के साथ मेवाड़ चित्रकला
का विषय धार्मिक घटनाओं से हटकर दरबारी जीवन की ओर बढ़ा। किसकी ओर बढ़ा? दरबारी जीवन की ओर बढ़ा। अब चित्रों में शिकार के दृश्य किसके बनाने लगे? अब शिकार के दृश्य बनाने लगे, दरबारी उत्सव के दृश्य बनाने लगे, अंतपुर की जल क्या मतलब आसपास की जल क्या बनाने लगे, खेल कूद के पल प्रमुख चित्र दिखाए गए। मतलब पहले किसके बनाते थे? धार्मिक के, अब किसमें हो गए? दरबारी जीवन बताने लगे। एक पक्षी चित्र जो महाराजा जगत सिंह द्वितीय, कौन है भाई? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। पहले कौन थे? महाराजा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह द्वितीय को बाज का शिकार करते हुए, यार ना, किसका शिकार करते हुए? बाज का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। किसका शिकार करते हुए? बाज का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। आगे चले अपन, तो इस चित्र में परिदृश्य के तिरछा कोण दर्शाया गया। कैसे? कोण कैसे? तिरछे दर्शाए गए, जिससे सामने से देखने पर दृश्य अंतहीन प्रतीत होता है। मतलब अगर सीधा देखे अपन तो कोई कुछ दिखाई नहीं देता, अगर अपन तिरछा करके देखें तो उसमें दिखाई देता है। जो इस शैली की एक खास विशेषता है। इस शैली क्या है? एक खास कलात्मक विशेषता मानी जाती है। यानी कि अपन बोलते हैं तिरछे कोण पर दर्शाया गया है। किसको? बाज के शिकार को करते हुए। किसको करते हुए? बाज के शिकार। कौन कर रहा है? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। कहाँ के? मेवाड़ के। कहाँ के? मेवाड़ के। अब अपन आगे देखते और आगे एक छोटी सी चित्रकला और देख लेते हैं, उसका नाम है बूंदी। कौन सी है? बूंदी। और इसके बाद अपन जो पार्ट नंबर 2 है वो अपन आगे देखेंगे। तो अपन देख लेते हैं बूंदी। कौन सी देख लेते हैं अब? बूंदी। तो बूंदी चित्रकला के अंदर अपन देखते हैं। देखो बूंदी चित्रकला कौन सी है? बूंदी चित्रकला आपको याद करके जाने हैं। बूंदी के अंदर भी बूंदी चित्रकला शैली, राजस्थान की धरोहर में बूंदी चित्रकला एक ऐसी कला परंपरा है जो अपने जीवंत रंगों, कौन से रंगों? जीवंत रंगों, प्रगति के चित्रण, सुंदर स्त्री आकृतियां और दरबारी जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी इसमें किस किस का क्या है? जीवित रंगों, प्रकृति का चित्रण, सुंदर स्त्री आकृतियां और दरबारी जीवन का क्या क्या है? दृश्य बताया गया है। ये शैली न केवल एक कला है बल्कि इतिहास, साहित्य, संस्कृति आदि जीवित दस्तावेज भी हैं। जीवित दस्तावेज भी हैं। अब देखो बूंदी चित्रकला के अंदर इसके विकास कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, तो अपन देखते हैं। बूंदी चित्रकला की शुरुआत। तो बूंदी चित्रकला की शुरुआत या आरंभ 16वीं शताब्दी में माना जाता है। कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 16वीं शताब्दी में माना जाता है। और इसे एक स्पष्ट पहचान 1591 में, कब? 1591 में रागमाला पेंटिंग से मिली। कौन सी मिली थी? रागमाला चित्रकला से मिली थी, जो चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के शासनकाल में, कौन से? भोज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। किसमें था? भोज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। तो आप सोचेगा कि बूंदी में जो प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा है? रागमाला, जो किसके काल में बना था? भोज सिंह के काल में बना था। अभी किसने बनाए थे? तो इस चित्रण के कलाकार थे शेख हसन। क्या नाम है? शेख हसन, शेख अली, शेख हातिम, जो मुगल चित्रकारों के से शिष्य थे। यानी मुगल चित्रकारों के क्या रहे? शिष्य रहे। तो आप सोचेगा कि बूंदी चित्रकला का प्रथम यानी कि प्रथम या प्रमुख चित्र कौन सा है? रागमाला। किसके टाइम पे बना? भोज सिंह के टाइम में। किसने बनाया? शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम खां, जो मुगल चित्रकार थे। अब आगे चलते हैं और इसका देखते हैं विकास और संरक्षण। देखो अब इसका विकास और संरक्षण अपन देखते हैं। तो इसका संरक्षण और विकास किस प्रकार हुआ? तो बूंदी चित्रकला को राजाओं का भरपूर संरक्षण प्राप्त हुआ। बहुत संरक्षण प्राप्त हुआ। विशेष रूप से राव छत्रसाल, क्या नाम है यहाँ पे? राव छत्रसाल, जो मुगल वजीर रहे। मुगलों में क्या रहे? वजीर क्या पद होता है? जो क्या रहे? मुगल वजीर रहे। मतलब वजीरों में क्या होता है? पद होता है एक मुगलों में, वह। और दक्कन विजय में क्या रहे? सहभागी रहे। क्या रहे? सहभागी रहे। तथा राव भाव सिंह, जो 1682 में एक कला प्रेमी, क्या थे? कला प्रेमी और जीवन के रक्षक संरक्षक थे। यानी जो जीवन के रसिक संरक्षक थे का योगदान में अत्यंत उल्लेखनीय मिलता है। तो किस किस का उल्लेख मिलता है अपन को? राव छत्रसाल और भाव सिंह का क्या मिलता है अपन को? उल्लेख मिलता है। बाद में शासकों में जैसे बुद्ध सिंह, कौन आए? बुद्ध सिंह, उनके पुत्र उमेद सिंह, कौन आए? उनके पुत्र उमेद सिंह। और उनके बाद में कौन आए? बिशन
सिंह इस चित्रकला को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, क्या करा, आगे बढ़ाया और इसमें अपना क्या दिया, योगदान दिया। अब आगे चलते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषता आपके एग्जाम में आ सकती है, तो विशेषता आपको याद करके जाने। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो विशेषता अपन देखते हैं। विषय और विशेषता। बूंदी चित्रकला में विविध विषयों का सुंदर चित्रण किया बनाया गया है, जिसमें रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, बारामासा, दरबारी जीवन, शिकार, त्योहार, कृष्ण लीला प्रमुख चित्र हैं। तो किस किस के, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, बारामासा, दरबारी जीवन, शिकार, त्योहार और कृष्ण लीला का प्रमुख चित्रण है। इस शैली की विशेषता है कि प्राकृतिक रंगों, प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है, प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया है। पौधे, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़ियां, पशु पक्षियों की बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। यानी पेड़ पौधे, झरनों, पहाड़ियां और पक्षी पक्षियों की सुंदरता से दर्शाया गया। स्त्रियों की आकृतियों में बूंदी शैली की विशिष्ट स्पष्ट दिखाई देती है। अब स्त्रियों की आकृति कैसी थी इसमें, गोल चेहरा, कैसा चेहरा, गोल चेहरा, पतली कमर, कैसी कमर है, पतली कमर, डलवा माता, कैसा माता, डलवा माता, तीखी नाक जैसी विशेषताएं इस चित्रकला में अपन को देखने को मिलती है। तो आपसे पूछेगा इसकी विशेषता क्या है, इसका विषय क्या था। तो इनके विषय में तो कौन कौन से थे, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, बारामासा, दरबारी जीवन, शिकार, त्योहार और कृष्ण लीला प्रमुख चित्र। इस शैली की विशेषता क्या क्या है, तो इसमें देखो प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया है। पेड़ पौधे, झरने, पहाड़ियां, पशु पक्षियों का क्या गया चित्रण किया गया है। इसमें स्त्रियों की आकृति को बूंदी शैली का स्पष्ट, मतलब स्त्रियों की आकृति बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें गोल चेहरा था, क्या था, गोल चेहरा, पतली कमर, डलवा माता और तीखी नाक जैसी क्या है इसमें विशेषताएं अपन को देखने को मिलती है। अब आगे चले और देखते हैं, इसमें एक चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन इसको देखते हैं। उस चित्र का नाम है दीपक रागमाला। कौन है, दीपक राग और भाव, जिसका भाव और प्रकाश का संगम देखते हैं। देखो ये एक खास उदाहरण है जो दीपक राग की पेंटिंग है, दीपक राग की पेंटिंग है, जिसमें युगल को रात्रि में 4 दीपकों, कैसे, जो एक युगल बैठा है जिसमें पति और पत्नी बैठी है, रात्रि में 4 दीपकों की रोशनी में बैठा हुआ है, 4 दीपकों क्या है, रोशनी में बैठा हुआ है। आकाश में तारे भरा हुआ है, आकाश या तारों से चमक रहा है। चांद पीला है, चांद कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। ये सब प्रेम की गहराई और समय बिताने का संकेत देते हैं। ये किसका देते हैं, प्रेम की गहराई और समय बिताने का क्या देते हैं, संकेत देते हैं। दीपकों के आधार पर, दीपकों के आधार पर मानव को, दीपकों के आधार को मानव आकृतियों की तरह सजाया गया, मतलब दीपकों का जो आधार है वो किसमें, मानव आकृति की तरह सजाया गया है। ये क्या है, नवाचार है, यानी कि एक नई चीज दर्शाई गई है। तो आपसे आप सोचेगा दीपक राग का संबंध किस चित्र शैली से, किससे, बूंदी से है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो बूंदी और कोटा की शैलीगत की विशेषता है क्या क्या है, देखते हैं इसके बारे में। तो बूंदी कोटा जो चित्र शैली उसकी सुंदरता क्या क्या है। तो बूंदी और कोटा, कोटा अपन आगे पढ़ेंगे। बूंदी और कोटा चित्र शैली की एक विशेष पहचान सजीव और मनोहर प्रकृति का चित्रण है, यानी कि सजीव चित्रण और प्रकृति का चित्रण को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन चित्रों में सघन वनस्पति, किसको महत्व दिया गया है, सघन वनस्पति, जीवंत पशु पक्षियों का अत्यंत सुंदर चित्रण, यानी पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। घोड़े और हाथियों को अत्यंत जीवन के साथ दर्शाया गया है। किस जानवर का प्रयोग किया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन सा, घोड़े और हाथियों को अत्यंत जीवनता के साथ दर्शाया गया है। मतलब कौन से जानवर का प्रयोग किया है, दो का, घोड़े और हाथियों का। परिदृश्य में त्रिक रेखाएं, कौन सी रेखाएं, त्रिक रेखाओं का रचना की गई है, जिसमें जिससे चित्रों की गहराई और दृश्य का विस्तार अपन को अनुभूति होता है। तो इसमें कौन सी रेखाओं का प्रयोग है, त्रिक रेखाओं का प्रयोग किया गया है, यह आपको याद करके जाना है। और चित्रों के गहराई से और दृश्य का अनुभूति की गई है। अब आगे देखते हैं, और इसमें अपन को सबसे मोस्ट है कौन सा है, भित्ति चित्रण। क्या है, भित्ति चित्रण और राजसी दृश्य। देखो भित्ति चित्रण क्या होता है, दीवार पर किए जाने वाले चित्रण क्या कहलाते हैं, भित्ति चित्रण। राजा राम सिंह, कौन है, राजा राम सिंह के शासनकाल में बूंदी महल को एक भव्य भित्ति चित्रों से सजाया गया था। कैसे सजाया गया था, भव्य भित्ति चित्रों से सजाया गया था। किसके टाइम पे, राजा राम सिंह के टाइम पे।
जिनमें दरबारी जुलूस, जिसमें क्या था, दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य, कृष्ण कथाएं को विशेष रूप से चित्रित किया गया था। किस किस को दर्शाया गया था, मेन कौन कौन है, दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य और कृष्ण कथाओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया था। ये भित्ति चित्रण बूंदी शैली की अंतिम चरण की एक कला समृद्ध और सौंदर्य शानदार उदाहरण है। यानी कि यह भित्ति चित्रण क्या है, बूंदी शैली की जो अंतिम चरण है उसका कला समृद्ध और सौंदर्य का शानदार उदाहरण है, जो आज भी महलों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। यानी कि आज भी अपन जाए तो यहाँ पे क्या मिलता है, अपन को ये चित्र मिलते हैं। कौन चित्र, भित्ति चित्रण अपन को मिलते हैं। आगे चले तो इसमें जो साहित्यिक और चित्रकला का मेल था वो किस प्रकार था, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको सारे याद होने चाहिए टॉपिक वाइज। तो देखो, साहित्यिक और चित्रकला का मेल। बूंदी चित्रकला केवल दृश्य प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि साहित्यिक भावनाओं को सजीव व्यक्त भी किया है। यानी कि इसमें साहित्यिक रचनाएं भी बनाई गई। इसमें 12 मासा, कौन सा, 12 मासा, जैसे विश्व का माध्यम में 12 साल में 12 महीनों का वातावरण, यानी कि 12 महीनों का वातावरण और भावात्मक चित्रण भी किया गया है। वातावरण और भावात्मक चित्रण भी किया गया, जो केशवदास की कवि प्रिया से प्रेरित है। अपने पढ़ा था केशवदास ने कौन सी लिखी थी, कवि प्रिया, जिसका एक अध्याय था 12 मासा, उससे क्या है, प्रेरित है। साथ ही इन्होंने क्या करा, साथ ही कृष्ण, राधा और अन्य प्रेम कथाओं को भी व्यक्त किया है, यानी अन्य भक्ति भी बताई गई है। श्रृंगार रस का सुंदर संगम देखने को मिलता है। सुंदर संगम भी देखने को मिलता है, किसका, श्रृंगार रस का, जिससे यह चित्रकला शैली भावपूर्ण और चित्रशैली के रूप में बन जाती है, मतलब बहुत अच्छी बन जाती है, अपने इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ अपन बोल सकते हैं दरबार दृश्य के अलावा क्या क्या गया, अपने साहित्यिक रचनाओं को क्या गया, महत्व दिया गया है। जिसमें अपने कौन सा बोल सकते हैं, 12 मासा। 12 मासा क्या है, 12 वर्ष, जो 12 महीने ना, उसका क्या है, वर्णन है, जिसमें प्रकृति का वर्णन है, वातावरण का वर्णन। ये किससे प्रेरित है, केशवदास की कवि प्रिया से प्रेरित है। किससे संबंधित है, तो अपने बोलते हैं इधर ज्यादातर किससे संबंधित, राधा और कृष्ण से संबंधित है, और इसमें प्रेम कथा और श्रृंगार रस पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। अपन देखते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ से अपन पढ़ेंगे अब कल, और आपको, मेरे को आशा है कि ये चैप्टर अच्छा लगेगा और आप इसको पढ़ के इसके नोट्स, एंड रिटन नोट्स तैयार करें। और अगर आपको ये चैनल, यानी कि ये चैप्टर अच्छा पढ़ाया गया हो हमारे द्वारा, अच्छा लगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट से मेरे को बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और इसमें क्या क्या कमी है, इसको हमको दूर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।